कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट। जी हाँ, जो जूल प्रति सेकंड जे प्रति एस के बराबर होता है, ठीक है। क्या मैंने बोला? कार्य करने की दर को शक्ति को, मतलब कार्य करने की क्षमता को ही शक्ति कहते हैं यार, साफ साफ बात है, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। बाकी ये तो चैनल ID के नाम है, ठीक। सब्सक्राइब करना, और यही चैनल से आप इंस्टाग्राम फॉलो करना। इंस्टाग्राम से मेरे से जुड़ोगे तो ये फायदा है कि लाइव वगैरह मैं आता रहता हूँ, कभी कभार नहीं आता हूँ तो उस पर आप मेरे साथ पोल डालता हूँ, उस पर आप बातचीत कर सकते हो, ठीक है। कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक को बताइए, ठीक है। ये फिजिक्स का दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं। जी हाँ, बाकी तो ये इंस्टाग्राम ID है, यही तरह है, ठीक। तिवारी/कलशा/HM हम सोचते हैं कि हमसे जुड़ो। कार्य किसे कहते हैं, तो इसको लिखना क्या है? जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दो, मतलब परिवर्तन कर दो, ठीक है, वही ही बल कहलाता है। इसका मात्रक की बात किया तो क्या जगह मात्रक का जगह जूल, SI मात्रक का जगह जूल। जी हाँ, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन था। घंटा जूल में संबंध लिखिए। ये क्वेश्चन आता है पूरा 3 नंबर में आता है, ठीक है। लिखना क्या है? किलोवाट घंटा यानी kWh है ना, ऊर्जा का एक मात्रक है, और जूल कार्य का है ना, कार्य या ऊर्जा का मात्रक SI मात्रक है। इनके बीच संबंध इस प्रकार है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर लिखना है 3.6 जूल, है ना। ये भी आपको तय करना है, 3 नंबर आपको दे के जाएगा। चलिए मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट पूरा 8 नंबर में। इन मानो ये 8 नंबर में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य ऊर्जा प्रमेय को उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए कि कार्य ऊर्जा प्रमेय को, मतलब डेरिवेशन सहित लिखना, ठीक है। हेडिंग डालना होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, ठीक है। आंसर लेना है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के द्वारा किए गए कार्य मतलब बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गणितीय रूप में यह इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि W का लिखना है कि डेल्टा के बराबर होता है KF। देखो होता क्या है, डेल्टा के बराबर होता है, इसे बोलते हैं डेल्टा KF माइनस KI, ठीक है। तो कौन सा उसमें गलत बात कर दिया? वही तो लिखा हुआ है कि डेल्टा के W बराबर होता है डेल्टा के, और डेल्टा के बराबर होता है KF माइनस KI। जी हाँ, क्या है? गणितीय रूप में इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है जैसा कि मैंने अभी ये बताया। और जहाँ पर बात करता हूँ W क्या है, W आपका कार्य है, और डेल्टा के आपका क्या है? डेल्टा के इसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। KF आपका क्या है? तो ये आपका अंतिम गतिज ऊर्जा है। KI क्या है? ये प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। जी हाँ, ये तो तुमको बता दी, ये स्टेप 1 में आता है, ठीक है। ये आपको इतना लिख करके आपको छोड़ देना है, गारंटी है यहाँ से आपका 8 नंबर पूरा पक्का हो जाएगा, अपने हाथ में रख लोगे, ठीक है। चलिए क्या कहते हैं कि मतलब कि गति के है ना 3 नियम लिखिए। तो लिखना क्या है? प्रमेय की उत्पत्ति। देखो पहला स्टेप क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम। जी हाँ, है ना। यहाँ पे क्या लिखना है? माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है पर एक स्थिर बल F लगाया जाता है। पहली बात तो क्वेश्चन इससे पूछा गया कि है ना न्यूटन के 3 नियम लिखिए। जी हाँ, है ना, व्याख्यात कीजिए। तो आंसर करना है कि माना m द्रव्यमान की एक वस्तु पर एक स्थिर बल F लगाया जाता है जिससे कि इसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाता है न्यूटन के दूसरे नियम से, यानी F बराबर ma। जी हाँ, ये क्या था? ये न्यूटन के दूसरा नियम था। गति के तीसरे समीकरण से, है ना, लिखना क्या है स्टेप दूसरे में कि मानव वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, और बल के कारण वस्तु की जो दूरी है वो s है। गति के तीसरे समीकरण क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2s। हमने 2s को क्या कर दिया? इधर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? v² इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब पक्षांतर कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तुम जानते हो, इधर उधर बात हो भाई माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी इसी चीज को नीचे लेकर के लाओ। देखो इतना करके बता दिया, बता दिया। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया? हमें निकालना a का मान। a को लिया हमने, v² माइनस u² बट्टे कर दिया 2s, ठीक है। ये स्टेप 2 में हुआ। अभी स्टेप 3 देखिए। तो कहना है स्टेप 3 यानी कार्य की गणना क्या लिखना है कि कार्य की परिभाषा के अनुसार W बराबर क्या होता है? F इंटू S होता है। बोलो हाँ, F इंटू S होता है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से F बराबर A का मान रखने पर W बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर सूत्र क्या होता है? पहले ये बताओ। F बराबर होता है ma। ये ना तो मालूम हो ना, तो यहाँ पर F जब क्या रख दिया? ma रख दिया, ठीक है। सो ये ma रख दिया और S बगल में लगा दिया, ठीक है। W बराबर सूत्र क्या होता है? m को हमने बाहर कर लिया। a का बराबर क्या सूत्र होता है? a बराबर होता है u², है ना, माइनस v² है ना बटे 2s। बात करके सच्ची ये का चीज़ कहाँ ले आओ? एक मान कहाँ ले आओ? तो अभी हमने ऊपर निकाला, चलो ये दिखा देता हूँ। एक मान निकाला नहीं रहा, a बराबर v² माइनस u² बटे 2s। वही चीज़ को वहाँ पर रख देगा भाई। यहाँ पर क्या कर दिया? W बराबर का लिख दिया। मैंने कुछ किया भी नहीं, यहाँ पर तो साफ साफ दिखा है कि W बराबर का लिख दिया है, स्मॉल m लिख दिया, ठीक है। v² माइनस u² बटे 2s। ये कैसे आया? ये a का मान था, ठीक है। ये किसका मान है? ये a का है, ठीक है। और बाकी s तो बगल लिखे हुए है। अब देखो क्या करना है भाई, अब बहुत सिंपल है। W बराबर का जगह यानी कि जो
कैपिटल W लिखा है उसके बराबर कर देगा, इसको हम गुणा कर देते हैं तो 1/2 MB स्क्वायर बटे 1/2 MU स्क्वायर, ये हो गया। अब बात आती है कि 1/2 MB स्क्वायर वो क्या होता है, तो 1/2 जो होता है 1/2 MB स्क्वायर जो होता है वो KF के बराबर होता है। वही चलिए ये दिखाता हूँ। क्या जाएगा, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर होता है किसके होता है, यही कार्य ऊर्जा पर में यही होता है कि W बराबर KF माइनस KI, KF बराबर हो जाएगा 1/2 MB स्क्वायर, KI बराबर हो जाएगा 1/2 MU स्क्वायर। इतना लिख करके चले आओ, बढ़िया अच्छा खासा नंबर 8 नंबर आपके हाथ में हो जाएगा। चलिए हम पांचवा पॉइंट क्या है, सीमांत वेग क्या है और इसके सूत्र उत्पन्न कीजिए। ठीक है, देखो लिखना क्या है, इसमें हमको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। स्टेप 1 का लिखना है कि सीमांत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु किसी सामान्य द्रव में गिरती है तो वह उस पर 3 वर्ग करते हैं, वस्तु का भार W जो नीचे की ओर कार्य करता है, दूसरा लिखना है उत्प्लावन बल यानी FV जो है ना ऊपर की ओर कार्य करता है, सामने वाला FV जो वस्तु की गति की है ना विपरीत ऊपर की ओर कार्य करता है। अब इस बात आती है ना सामने बल FV जो वस्तु की गति की विपरीत ऊपर की ओर कार्य करता है, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरता है उसका वेग बढ़ता है और सामने बल भी बढ़ता है। एक निश्चित समय बाद वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य हो जाता है और एक स्थिर वेग से गिरने लगती है। इसी स्थिर वेग में सीमांत वेग कहते हैं। जी हाँ, इतना आपको लिख देना है। ठीक, सीमांत वेग कैसे कहते हैं वो भी आपको बताया गया। ठीक है, बात आती है सीमांत वेग के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए यानी कि व्यंजक प्राप्त कीजिए, वो तो अभी तुमको बताया नहीं, उसको देखो। स्टेप 2 में क्या लिखना है, इस सीमांत वेग का सूत्र का व्युत्पन्न, यहाँ से आपका डेरिवेशन शुरू होता है। लिखना क्या है कि मान लीजिए कि कोई r का एक त्रिज्या है, कोई गोलाकार का एक रो घनत्व कितना है रो वाले सामान्य द्रव में गिर रही है। द्रव्यमान का जो द्रव का घनत्व है वो रो एल है, ठीक है, रो एल है और साम्यता गुणांक n है। ठीक है, वस्तु पर लगने वाला बल का जगह वस्तु पर W बराबर होता है कि है ना बराबर कैसे होता है F मतलब mg यानी कार्य बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, वही हो जाएगा W बराबर mg है ना, m का बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³ रो जी। ठीक, उत्प्लावन बल इतना लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है कि देखो क्या कर देगा 4/3 पाई r³ PLG वस्तु को W बराबर mg 4/3 पाई r³ PG हो गया, ये उत्प्लावन बल हो गया। ठीक है, स्टोक के नियम के अनुसार क्या होता है, सामने वाला जो होता है FV क्या होता है, ये स्टोक का नियम है ना सूत्र है 6 पाई n RV। जी हाँ, फिर क्या कहना है कि जब वस्तु सीमांत वेग VT से गति करता है या करती है तो शुद्ध बल शून्य। तो के नियम के अनुसार ये सामान्य बल FV होता है 6 पाई n RV। जब वस्तु सीमांत वेग VT से गति करती है तो शुद्ध बल शून्य होता है, यानी कि W बराबर हो जाएगा FV प्लस FV। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ दो। ठीक, जैसा कि FV और FV का मान आप निकाला था, उनको इधर W का मान इधर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, FV का मान 4/3 पाई r को PL हो जाएगा। ठीक है, और FV का मान कहता है 6 पाई n RV1। ठीक है, बकायदा इनको अच्छे से है ना जोड़ के इसको हम ले आते हैं इधर। ठीक है, और बाकी को जो बचता है इसको ले आओगे इधर है ना, घट जाएगा तो P है ना रो माइनस रो एल अपना कॉमन होकर के ब्रैकेट में हो जाएगा। बाकी पूरा सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हल करके अच्छे से। ठीक है, आंसर आपका सीमांत वेग सूत्र इतना आ जाएगा। ठीक है, सीमांत वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक कार्य कैसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना क्या होगा, देखो धनात्मक कार्य लिखना है यानी पॉजिटिव वर्क, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु पर विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। उदाहरण जैसे कि जब आप किसी वस्तु पर ऊपर उठाते हो तब आपके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ठीक है, ऋणात्मक वर्ग में क्या लिखना है कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु को विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है नीचे की ओर खींचता है। जैसे कोई सेब अगर लगा हुआ है या कोई आम लगा हुआ है, आम नीचे की ओर खींचता है, वो किसको जगह खींचता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचता है। ठीक है, वही बात होता है ना, इससे तुम उठा रहे हो किसी चीज़ को ऊपर और गुरुत्वाकर्षण बल वो नीचे खींच रहा है तो क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक कार्य जबकि विस्थापन ऊपर की ओर होता है। तो आई होप आप मैंने आज आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, यानी कि फिजिक्स के वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बहुविकल्प जी तक कमेंट कर देना।